हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके जो ईवीएस सब्जेक्ट है जो कि सीटेट का है, तो इससे रिलेटेड हमने आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चंस रखे आप सभी के लिए, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को आप सभी लोगों को एंड तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लास को शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे जो हैं वो आपके साथ जुड़ सकें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आकर के जुड़िए। आप लोगों की संख्या डेली बहुत कम रहती है ना, तो इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आकर के क्लास को देखिए। और जो अब आपका सीटेट का देखिए एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है ना, तो इसलिए आप लोगों को अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो है वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का सीटेट जो है वो इस बार जिनका भी नहीं क्लियर हुआ है तो उनका सीटेट भी इस बार क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सेशन में बने रहना है। रोज़ आपकी ये क्लास जो है वो 11 बजे होती है, इसलिए आप सभी साथियों को बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि गोलकुंडा किले का निर्माण जो था वो किस राजवंश ने करवाया था। विकल्प क्या दे रखे हैं, काकतीय राजवंश, चोल राजवंश, पल्लव राजवंश या फिर चालुक्य राजवंश, है ना। तो आप सभी आंसर कर दीजिए कि जो आपका गोलकुंडे का किला है ये किस राजवंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। जल्दी से आंसर करेंगे सभी। तो देखिए, अगर बात आती है गोलकुंडा किले की, तो इसका जो निर्माण था वो काकतीय राजवंश के जो शासक थे इनके द्वारा करवाया गया था, यानी कि विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दृष्टिहीन बालकों को किस लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। और आपके विकल्प क्या दे रखे हैं, गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या फिर ब्रेल लिपि। सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे और इसी के साथ एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करिए, ताकि जो है वो और भी बच्चे आपके साथ जुड़ें। तो देखिए, जब बात आती है छऊ नृत्य की, तो ये जो है आपका ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है ना। तो आपको इसके बारे में बताना है कि स्वांगीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा। कह रहा है कि बचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, पचा हुआ भोजन शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, अवशोषित नहीं होता है और सीधे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। ये कह रहा है कि अवशोषित पदार्थों का शरीर के भीतर विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। तो जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब बात आती है स्वांगीकरण की, यानी कि जो मानव पोषण का स्वांगीकरण होता है, ये होता है आपका पचा हुआ जो पदार्थ होता है वो शरीर में जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं उनको बनाने में उपयोग किया जाता है ना। तो ये विकल्प जो है ये एकदम सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगला है कि कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या फिर जो पेय पदार्थ होता है यह किस डैश में लोकप्रिय है, यानी कि यह किस राज्य में लोकप्रिय है। विकल्प क्या दे रखे हैं, कर्नाटक, लद्दाख, त्रिपुरा, कश्मीर। तो देखिए, जो आपकी कहवा होती है इसका यूज़ जो है वो कश्मीर में किया जाता है, यानी कि विकल्प डी जो है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सोयाबीन किस देश के व्यापारी अपने साथ भारत लाए थे। तो आपको बताना है जो आपकी सोयाबीन है ये किस देश के व्यापारी जो थे वो अपने साथ भारत लेकर के आए थे। विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप या फिर चीन। सभी साथी आंसर कर देंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो देखिए, जब बात आती है आपके सोयाबीन की, तो जो आपकी सोयाबीन है ये जो चीन के व्यापारी थे आपके, ये लोग लेकर के आए थे भारत में, यानी कि विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो आपको ये बताना है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा। कह रहा है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो देखिए ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही कही गई है एकदम, यानी ए तो आपका सही है। बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तो देखिए ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। जब तक आप बच्चों के अंदर पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, जब तक आप उनके बारे में बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो ये बात आप सभी को पता होगी। तो ये विकल्प भी आपका एकदम सही है। सी कह रहा है कि पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो यहाँ पर पृथ्वी को मानव और जो अन्य जीवंत रूप होते हैं उनके बारे में समझ विकसित करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये विकल्प आपका कट जाएगा। डी कह रहा है कि ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। तो देखिए वो बच्चे छोटे हैं ना, आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके सिखाएंगे जब बच्चों को, तब उन्हें चीज़ों का समझ में आएगा ना कि जो है आप उनके सामने शिक्षण सूत्र रख देंगे, शिक्षण शास्त्र रख देंगे, तो उन चीज़ों से बच्चा सीख पाएगा। देखिए वो बच्चा भी छोटा है, यानी कि प्राइमरी लेवल का बच्चा है 1 to 5th का, तो उसे ना ही कोई शिक्षण विधि काम आएगी, ना ही उसे कोई शिक्षण शास्त्र काम आएगा। तो देखिए ये विकल्प भी जो है आपका गलत हो जाएगा। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो देखिए इसमें पहले ही विकल्प में दे रखा है ए और बी, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग जल्दी से पहले सेशन को शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे जुड़ें आप सभी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इस पौधे में पत्ते होते हैं जिनका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, इसके बीजों का उपयोग तेल निर्माण करने हेतु किया जाता है, वह पौधा कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इस पौधे में पत्तियां होती हैं, इनका उपयोग जो होता है वो आप सब्जियों को बनाने के लिए करते हैं, और जो इसके बीज होते हैं उसका जो है आप लोग तेल यूज़ कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सा पौधा हो सकता है। कह रहा है कि नारियल, टमाटर, सरसों या फिर पालक। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। आप एक भी आंसर जो है इसका गलत नहीं देंगे। जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए जब बात करते हैं कि वो एक ऐसा पौधा है जिसके जो पत्तियां होती हैं उसको सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं, और जो उसके बीज होते हैं वो तेल के रूप में यूज़ किया जाता है। कह रहा है नारियल। तो देखिए नारियल का तेल तो ठीक है, लेकिन क्या नारियल के पत्ते आप सभी खा पाएंगे? वो तो इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, आप लोग खा ही नहीं पाएंगे, गड़ते हैं। बी कह रहा है टमाटर। तो देखिए टमाटर तो खाया जा सकता है, उसके बीज भी खाए जा सकते हैं, लेकिन बी वाला भी नहीं होगा, इसके पत्ते नहीं खाए जाते हैं। सी कह रहा है सरसों। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये एकदम सही विकल्प दे रखा है सरसों। देखिए इस टाइम ठंडी का मौसम है और इसी वक्त पे जो है वो आपका सरसों की फसल होती है, और इसी टाइम पे जो है वो सरसों के पत्ते लोग नोच करके खा लेते हैं, और जो उसका तेल जब वो पक जाता है, उसकी जो बालियाँ होती हैं वो पकने के बाद उसको जो है थ्रेसिंग करके निकाला जाता है उनके बीजों को, फिर उसे चक्की में जा कर के पिसवा लिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे तेल निकलता है। तो देखिए इसका तेल भी यूज़ हो जाता है, और जो इसके पत्ते होते हैं वो आप लोग सब्जी के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं ना। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, लेकिन डी भी नहीं होगा आपका, क्योंकि पालक है, पालक का तेल तो नहीं निकलता है, उसकी सिर्फ सब्जी बना सकते हैं आप सभी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं, यानी कि कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। विकल्प क्या दे रखे हैं। विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी के द्वारा एक दूसरे की सहायता की जाती है। जल्दी से आंसर करिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है, तो इसमें दे रहा है कि विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्य करने से किसी का सहयोग नहीं होता है। समूह में कार्य करने का मतलब है कि लोग अपना अपना कार्य करेंगे, है ना। तो ये आपका नहीं होगा।
बी कह रहा है कि विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। तो देखिए साझा करने वाली बात भी जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगी। कह रहा है कि विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सहयोगात्मक अधिगम का मतलब ही यही हो जाएगा कि जब बच्चे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जो सकारात्मक, उसके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, उन चीज़ों को लेकर के जब प्रतियोगिता कराई जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है आपकी। डी कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा एक दूसरे की सहायता की जाती है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे बात ही हो रही कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरे की सहायता करना एकदम सही माना गया है, यानी कि डी भी आपका सही है। बात करते हैं अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रेन से अहमदाबाद जाते हैं तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे कि अधिकतर विक्रेता बेच रहे हैं, है ना। तो अधिकतर विक्रेता जो है वो क्या बेच रहे हैं, यहाँ पर डैश दे रखा है, मिस हो गया है प्रिंटिंग में। तो आपको बताना है कि जब आप ट्रेन से अहमदाबाद जाते हैं तो जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर आप क्या पाएंगे कि अधिकतर जो आपके वहाँ विक्रेता होते हैं वो क्या चीज़ बेचते हैं। विकल्प दे रखा है इडली चटनी और वड़ा चटनी, पूड़ी साग और ठंडा दूध, ढोकला के साथ लेमन राइस और चटनी। डी कह रहा है छोले भटूरे और लस्सी। जल्दी से आंसर कर दिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, फ्री का नंबर है ये एक तरह से। जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए अगर बात आती है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर जो है वो ढोकला के साथ लेमन राइस और चटनी जो वहाँ के विक्रेता होते हैं वो इन सब चीज़ों को बेचते हैं, यानी कि विकल्प सी जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल की पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। थीम क्या है इसकी, यात्रा। तो यात्रा के संबंध में आपको बताना है। कह रहा है कि यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये जो है वो लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति एक प्रकार की चुनौती ही है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए इसका एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखा है बछेंद्री पाल के बारे में, तो वहाँ पर जो है माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया है कि लोग वहाँ पे कैसे चढ़ते हैं, क्या क्या अपने साथ चीज़ों को ले जाते हैं खाने के लिए, चॉकलेट्स वगैरह, है ना। तो ये सब जो है वहाँ पर दे रखा है। सी कह रहा है कि यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है, सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। डी कह रहा है कि यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो ये बात भी जो है बिल्कुल एकदम सही है, यानी कि इसके चारों विकल्प सही हैं, है ना। तो इसका जो तीसरा विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर के वेलक्रो बनाया था। विकल्प दे रखे हैं जे टॉमसन, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मेस्ट्रल, रोनाल्ड रॉस। तो देखिए जब बात आती है वेलक्रो की, तो इसका यूज़ जो होता है वो चीज़ों को एक दूसरे से चिपकाने में किया जाता है। देखिए आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जब आप लोग कभी छोटे छोटे रहे होंगे तो उस टाइम पे एक पता नहीं क्या कांटो जैसा एक कुछ होता था ना, तो उसी को देखिए लोग फेंक के एक दूसरे के ऊपर चिपका देते थे ना, तो चीज़ें चिपक जाती थी एक दूसरे से। तो जो आपके जॉर्ज मेस्ट्रल थे, इन्होंने क्या किया था, जो एक कुत्ता था तो वो अपने कुत्ते को टहलाने ले गए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर जो ये वेलक्रो था आपका, ये उसके चिपक गया था शरीर में, है ना। तो वहीं से जो है वो उन्होंने प्रेरणा लेकर के वेलक्रो को बनाया था, जो कि आज के टाइम पे आपका जैसे पर्स हो गया, पर्स में आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब आप लोग पर्स खोलते बंद करते होंगे तो उसमें चिरचिर चिरचिर करके आवाज़ आती है, तो उसे ही जो है वो वेलक्रो कहा जाता है ना। तो इसका उपयोग जो था वो जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा ही किया गया था, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है ना। तो आपको ये बताना है कि इसका उप प्रकरण कौन सा है। कह रहा है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र,
जानवर, डी कह रहा है भोजन। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर मतलब उप थीम की बात कर रहा है ना, उप प्रकरण का मतलब यही होता है, उप थीम। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला है आपका कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह क्या चुनेगा। मतलब कि ऐसे कौन से आपके जो पदार्थ हैं जो कि पौधे से नहीं लिए गए हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से। पहले आप सभी लोग बता दीजिए, फिर हम आपको क्लियर करके बताते हैं। जिसको नहीं आएगा उसको हम बताएंगे। जल्दी से आप सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो देखिए इसमें ए में क्या कह रहा है कि दूध, अंडे एवं भुट्टे। तो देखिए दूध जो है ये बिना पेड़ के भी आ सकता है, अंडे भी बिना पेड़ के आ सकते हैं। बचा क्या आपका भुट्टा। भुट्टा जो होता है ये पेड़ के माध्यम से ही तैयार होता है, यानी कि ए नहीं होगा। बी कह रहा है कि दूध, शहद एवं अंडे। दूध भी हो सकता है बिना पेड़ के, शहद भी हो सकता है, इसी के साथ जो अंडे हैं आपके ये भी जो है वो बिना पेड़ के ही होते हैं, यानी कि विकल्प बी जो है वो एकदम सही दिख रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। सी कह रहा है कि शहद, कटहल एवं मांस। तो देखिए शहद तो होता है बिना पेड़ के, लेकिन कटहल नहीं होता ना, कटहल का भी पेड़ होता है, उसी में ही आपके कटहल लगते हैं। बाकी मांस भी आपका बिना पौधे के ही प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है सरसों। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि सरसों से जो है वो आपका पेड़ के माध्यम से ही तैयार होती है, लेकिन मछली भी नहीं होती है आपकी, और ना ही मांस पेड़ के माध्यम से तैयार होता है, यानी कि विकल्प बी हमें इसका सही आंसर मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक अध्यापिका की इच्छा है कि वह अपने छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो सके, इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि एक अध्यापिका जो चाह रही है कि उसके छात्रों के अंदर जो है वो वनस्पतियों के बारे में समझ और ज्ञान को विकसित करना है, तो वो क्या करेगी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है छात्रों से कहा कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधे की पहचान करें। तो देखिए अगर आप वीडियो दिखा देंगे तो इससे छात्रों के अंदर वनस्पति के बारे में कोई समझ और कोई ज्ञान विकसित नहीं होगा ना। वीडियो देख लेने से कुछ भी नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, देखते चीज़ों को मज़ा ले लेते हैं, लेकिन वो सीखते थोड़ी ना है किसी चीज़ को, तो ये तो नहीं होगा। बी क्या कह रहा है कि वह छात्रों से पौधे के नाम कंठस्थ करके। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव वर्ड दे रखा है क्या, कंठस्थ। तो किसी भी चीज़ों को बच्चों को कंठस्थ नहीं कराना है ना, कंठस्थ वाली बात जो होती है वो एक गलत होती है, यानी कि निगेटिव वर्ड है। अगला कह रहा है कि सी वाला, छात्रों से कहें कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछें। तो देखिए माता पिता से पूछ लेने पर कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक टीचर की इच्छा हो रही है, ना कि माता पिता की, है ना, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। डी कह रहा है कि छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचों में चलने को कहें। बिल्कुल ये बात होगी, तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। तो देखिए ये तरीका एकदम बेस्ट है, यानी कि विकल्प डी ही जो है वो इसका आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन आपके कट गए हैं, ये नहीं होंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। यानी कि किस शहर में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। विकल्प दे रखा है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर अमेरिका में। जल्दी से आंसर कर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए जब बात आती है खजूर की यानी कि डेट पाम की, तो ये जो है आपका ये अबू धाबी में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यानी कि विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चे जुड़ें आप सभी के साथ। देखिए आप लोग एटलीस्ट कम से कम 100 या फिर 200 तक तो कम से कम क्लास में लाइव आकर जुड़िए। ये गलत बात होती है ना, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा और फिर हम आपको अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव आकर के जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। आपको बताना है कि दूरी और जो दिशाएं होती हैं उनके सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है। विकल्प दे रखे हैं ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, स्थितीय कौशल या फिर
चित्रण कौशल। जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो देखिए, जब बात आती है दूरी की, दिशा की और इसी के साथ ही जो आपकी सापेक्ष यानी कि आमने सामने की जो स्थिति होती है, इसको समझने के लिए क्या आप ग्राफिक कौशल का प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिशात्मक कौशल का प्रयोग करेंगे? ऐसा भी नहीं होगा। दिशा तो सिर्फ एक दिशा ही होती है, उसी से ही आप चीज़ों को पता कर पाएंगे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपका किस साइड है ना। तो इससे भी नहीं होगा। कह रहा है स्थितीय कौशल, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। डी कह रहा है कि चित्रण कौशल। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप चित्रों को खींच पाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जान पाएंगे, एक दूसरे के सापेक्ष चीज़ों को जान पाएंगे ना, तभी तो आपको पता लग पाएगा। यानी कि विकल्प डी जो होगा वो चित्रण कौशल आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर सही नहीं आपको बताना है, बाकी के विकल्प आपके सही होंगे, इसमें एक ही आपका आंसर होगा जो कि नहीं में मिलने वाला है। तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालते हैं क्वेश्चन का। देखिए, पेडागोजी को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि आपको सबसे पहले निगेटिव वर्ड्स पता होने चाहिए। अगर आपको निगेटिव वर्ड्स पता हैं तो आप लोग जो है वो सीटेट की जितनी भी पेडागोजी होती है, किसी भी सब्जेक्ट की हो, ज़रूरी नहीं कि वो ईवीएस की ही पेडागोजी हो, और भी किसी भी सब्जेक्ट की अगर पेडागोजी होती है तो आप उसे, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बता रहे हैं, तो वो जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके, यानी कि जो आपके टैग वर्ड्स आते हैं उनके माध्यम से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं ना। तो आप लोगों को अगर कभी भी कन्फ्यूज़न होती है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये एक तरह से माना जाता है आपके निगेटिव वर्ड्स। कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो सबसे ज़्यादा टैग वर्ड्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है। आपका एनसीएफ भी इसी बात पे, जो उसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है आपके एनसीएफ 2005 के, तो उसके अंदर यही बोला गया है कि आपकी जो वर्तमान की शिक्षा है वो बाल केंद्रित है ना, तो इस चीज़ को फोकस किया गया है वहाँ पे, इसलिए तो ये विकल्प आपका एकदम सही है। बी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषा के ऊपर बल देता है। तो देखिए, आपको ये सभी पता होगा कि वर्णन देना, परिभाषा देना, व्याख्या करना, पाठ्यक्रम और इसी के साथ नहीं, ये सब जो हैं वो आपके निगेटिव वर्ड्स है ना। तो कभी भी बच्चे को परिभाषा पे बल नहीं देना है, ना ही व्याख्या पे बल देना है, ना ही उसे कोई वर्णन देना है, ना ही उसे कोई विवरण देना है। तो ये जितने भी हैं वो आपके निगेटिव वर्ड्स हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था सही नहीं है, यानी कि यही हमें सही नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेंगे, हो सकता है इससे बेस्ट आंसर दिया हो कोई हमारा। अगला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो आपकी पर्यावरण अध्ययन है वो आपकी साइंस, इसी के साथ जो आपकी ज्योग्राफी होती है और पर्यावरण अध्ययन, ये तीनों एक में ही पढ़ाई जाती है, जिस माध्यम से इसे एकीकृत कहा गया है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो देखिए, यहाँ पर खोजने का अवसर दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका एकदम सही है। जब तक बच्चे किसी चीज़ को खोज करके नहीं सीखेंगे तब तक वे क्रिएटिव भी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ये बात भी आपकी कहीं ना कहीं एकदम सही है। बचा क्या आपका ऑप्शन बी, तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछ रखा था, है ना। तो यही आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, चेरापूंजी, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर? जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी। तो देखिए, आपका जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है आपका मासिनराम, यानी कि विकल्प ए जो है वो एकदम सही आंसर है इसका। देखिए, अगर हम बात करते हैं मासिनराम की, तो ये पड़ता कहाँ है? तो ये आपका जो है वो मेघालय में स्थित है मासिनराम। यहीं पर जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है। और देखिए, अगर हम बात करते हैं मेघालय के बारे में, तो मेघालय में ही आपकी गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी आपकी मेघालय में मिलती हैं। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका एक नेपेंथीज नाम का पौधा है, यानी कि जिसे आप घटपर्णी भी कहते हैं, वो भी आपका मेघालय में पाया जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा के शिक्षण को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य डैश से है। कह रहा है कि पूरे विद्यालय का दृष्टिकोण, पाठ्य पुस्तकों से परे जाने, पाठ्यचर्या से परे जाने, या फिर पाठ्य पुस्तकों को वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं से जोड़ने। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो देखिए इसका जो विकल्प बी है वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है कि ईवीएस का जो शिक्षण अधिगम है वो उस शिक्षण को स्कूल से जो उसका बाहरी जीवन है, यानी कि बच्चे का स्कूल से लेकर के जो उसका बाह्य वातावरण है, उन चीज़ों को अगर वो जोड़ करके कुछ सीखेगा तो उसे बहुत कुछ हासिल होगा, वो बहुत कुछ सीख सकता है। क्योंकि बच्चे को कभी भी रट्टू तोता नहीं बनाना है, उसे क्या करना है, अपने परिवेश से जो भी उसे चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो उन चीज़ों को सीखता है। यानी कि यही जो है वो आपका एकदम बेस्ट माना गया है। यानी कि उसे कभी भी पाठ्य पुस्तकों से सीमित करके नहीं रखना है ना, उसे पाठ्य पुस्तकों से दूर ले जा करके उसे जो उसका बाह्य वातावरण है, उसका समुदाय है, उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है, उन चीज़ों से उसे सिखा करके चलना है, उन चीज़ों को लेकर के चलना है। इससे बच्चा जल्दी चीज़ों को सीखता है ना। तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प बी जो है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं वो सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद करते हैं, यानी कि ये तो सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी को पसंद करते हैं। क्या ऐसी बात है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में केले के फूलों की सब्जी को नहीं पसंद किया जाता है, यानी कि ये विकल्प जो है वो आपका गलत दे रखा है। सी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उन्हें कचनार के जो फूल होते हैं उनकी सब्जी खाना पसंद करते हैं, यानी कि विकल्प ए और सी जहाँ दिया होगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए तीसरे विकल्प में दे रखा है ए और सी, इसका मतलब यही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? विकल्प दे रखे हैं दही, घी, मुरब्बा और पापड़। तो देखिए इसके अंदर जो टीचर है आपका वो क्या कह रहा है, खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखा रहा है, यानी कि चीज़ों को कैसे बनाया जाता है एक सीरियल वे में। तो यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। कह रहा है क्या दही, क्या आप कई प्रक्रिया के द्वारा गुजरते हैं दही से? तो देखिए ऐसा नहीं होता। दही को कैसे बनाया जाता है, दूध में किसी खट्टी चीज़ को डाल करके उसे फाड़ दिया जाता है जब आपका दही तैयार हो जाता है। तो ये तो एक सिंपल सा वे है, ये नहीं होगा। बी है कह रहा है कि घी, तो देखिए घी भी आपका नहीं होगा ना। सी कह रहा है मुरब्बा, तो देखिए मुरब्बा के जो 2-3 प्रोसेस होंगे सिर्फ वही चलेंगे, है ना, तो ये भी आपका मुरब्बा नहीं होगा। बात करते हैं अगर हम डी की, यानी कि पापड़। तो देखिए पापड़ जो होगा वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका आलू होता है उसे आप बॉईल करेंगे, फिर उसे मैश करेंगे। मैश करने के बाद में फिर आप उस पापड़ को बनाएंगे। फिर पापड़ को बनाने के बाद फिर आप उसे धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने के बाद फिर आप उसे तेल में फ्राई करेंगे ना। तो इसकी देखिए एक तरह से प्रोसेस चलती गई है ना चीज़ों की। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि जो खाद्य परीक्षण की अवधारणा होती है कि जो इसकी प्रक्रिया चलती है वो किस तरह से चलेगी, तो वही यहाँ पर पूछ रखा है। और आपका जो सीटेट है उसने भी यही मान रखा था, विकल्प डी यानी कि पापड़ को ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा पक्षी अलमारी, छत या आईने के पीछे घोंसला बनाता है? विकल्प दे रखे हैं कोयल, कौवा, फाख्ता और गौरैया। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अलमारी, छत और आईने के पीछे घोंसला बना करके अपने अंडे देता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। यानी कि जो गौरैया पक्षी होती है ये, कभी आपने देखा होगा छतों के अंदर ये जो है घोंसला बना करके अंडे दे देती है, या फिर ये अलमारी के पीछे घोंसला बना के अंडे देती है, या फिर आईने के पीछे जो है शीशा जिसे बोलते हैं उसके पीछे भी ये घोंसला बना करके
अंडे दे देती है ना। तो गाँव में ये सब ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी क्या है, ये विलुप्त हो चुकी हैं कुछ हद तक। तो देखिए अगर बात आती है कौवा की, तो कौवा जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगर हम बात करते हैं कोयल की, तो कोयल क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि ये होशियारी करके कौवे के घोंसले में अंडे देती है ना। अगर हम बात करते हैं फाख्ता की, तो फाख्ता जो होता है, ये जो कैक्टस का पेड़ होता है उसके मध्य अपना घोंसला बना करके वहाँ पर अंडे देती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से अपने आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। तो आपको बताना है ये जो चर्चा हुई है इसका उद्देश्य क्या था। कह रहा है कि साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, डी कह रहा है कि भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है कि इसमें साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, तो देखिए ये बात यहाँ पे नहीं पूछी गई, यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है। बी कह रहा है कि संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना। तो देखिए यहाँ पर खा लेने से, यानी कि टीचर जो है वो पूछ रहा है कि तुमने क्या खाया, तो देखिए यहाँ पर संतुलित आहार की चर्चा नहीं हो रही है ना, तो ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। सी कह रहा है कि अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया है, तो ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। डी कह रहा है कि भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, तो ये बात देखिए आपकी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, यानी कि जो विविधता होती है, यानी कि कई प्रकार के जो पहलू होंगे उनको साझा करने को बोलेगा। तो यही जो है वो इस चर्चा का उद्देश्य माना गया है, यानी कि विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।